पोल्स। पोल्स क्या होता है? पोल्स का काम क्या होता है? टू ऑफर वर्किंग फ्लक्स, यही होता है ना, वर्किंग फ्लक्स को ऑफर करना, यही होता है या नहीं होता? नो, ऑफर करेगा किस चीज को? वर्किंग फ्लक्स को। और पोल्स क्या क्या होते हैं? दो टाइप के हो सकते हैं, तीन टाइप के? कितने टाइप का होगा पोल? टाइप कौन कौन से? नॉर्थ और साउथ, वो तो पोल हो गए। वैसे पोल्स एक होता है परमानेंट, एक तो परमानेंट मैग्नेट आ गया, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट, नो, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस पता है? परमानेंट मैग्नेट क्या है? एक फ्लक्स उसका फिक्स आएगा, आप मैग्नेट उठा लो और वो आप यहाँ पे काम में ले लो, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट, हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देके फ्लक्स बनाएंगे। तो आप कौन सा प्रेफर करना चाहोगे ज्यादा? सबसे ज्यादा कौन सा प्रेफर आप करना चाहोगे? क्यों? हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप मैग्नेट ले आओगे तो उसका जितना फ्लक्स है उतना ही आपको मिलेगा, चेंज थोड़ी कर सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमें कंट्रोलेबिलिटी इलेक्ट्रोमैग्नेट में मिलती है, इसलिए हम कौन सा काम में लेंगे ज्यादा? इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो पोल्स के आगे लिख लो, टू ऑफर वर्किंग फ्लक्स इन ए मशीन, टू ऑफर वर्किंग फ्लक्स इन ए मशीन। टू ऑफर वर्किंग फ्लक्स इन ए मशीन। तो फ्लक्स का जो सोर्स होता है वो दो सोर्स हो गए आपके, जैसे ये फ्लक्स के सोर्स ही तो है, सोर्स ऑफ फ्लक्स। क्लियर है ना? क्या हुआ? सोर्स कितने हुए? दो, एक परमानेंट मैग्नेट, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर भी जला दो उनको, आएगी तो जल जाएगी, साइड वाली है। इलेक्ट्रोमैग्नेट गिव्स फाइनाइट कंट्रोलेबिलिटी या कंट्रोलेबल फ्लक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स गिव फाइनाइट कंट्रोलेबल फ्लक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट गिव्स फाइनाइट कंट्रोलेबल फ्लक्स। क्लियर है? नो, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? जैसे क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट? ये कंडक्टर है, ठीक है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या फ्लक्स बनेगा? क्या डायरेक्शन होगी? सर्कुलर बनेगा या सीधा बनेगा? सर्कुलर, ये आपका फ्लक्स हो गया। डायरेक्शन क्या होगी इसकी? एंटी क्लॉकवाइज होगी ना, तो एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज 5 फ्लक्स, ठीक है। नाउ अभी आपने मान लो कि आपने 1 मीटर का वायर लिया था, अब आप या तो 10 मीटर का ले लो या 1 किलोमीटर का वायर लो। हमने बड़ा वायर लिया है लगभग, जैसे मान लो ये 1 मीटर का था, आप 100 मीटर का ले रहे हो, 1 मीटर और 100 मीटर। नाउ करंट सेम फ्लो हो रहा है, जो करंट इसमें था वही सेम करंट इसमें, बस इसकी स्मॉल लेंथ थी, इसकी लार्ज लेंथ है, तो क्या इसमें भी फ्लक्स बनेगा? ऑब्वियसली बनेगा। और क्या डायरेक्शन होगी? एंटी क्लॉकवाइज, बस राउंड बनेगा। ये क्लियर है ना सबको? नाउ तो अब मेरे को एक चीज बताओ, इनमें से ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड।
ये वाला क्या है, स्मॉल लेंथ है ना, और ये वाला लार्ज लेंथ। क्लियर है? नाउ करंट दोनों में सेम है, तो अब ये बताओ कि क्या इन दोनों के फ्लक्स में कोई डिफरेंस आएगा या सेम होगा? सेम होगा या अलग होगा? एक 1 मीटर वायर है, एक 100 मीटर वायर है, मतलब एक स्मॉल लेंथ का है, एक लार्ज लेंथ का है, करंट तो सेम है, तो फ्लक्स जो आएगा क्या दोनों का सेम होगा या अलग अलग होगा? एक चीज बताओ, अगर सेम फ्लक्स आएगा तो क्यों लोग फिर बड़े बड़े मैग्नेट्स बनाने के लिए ज्यादा वाइंडिंग करेंगे? मतलब आपका वायर तो मतलब इतने से में काम हो जाएगा, फिर तो आप बोल दो कि 10 सेंटीमीटर का भी ले लो, उसमें भी हमारा काम हो जाएगा। तो अगर मान लो फ्लक्स हर पॉइंट पे बनता है, इस पॉइंट पे भी बनेगा, इस पॉइंट पे भी बनेगा, यहाँ तो सिर्फ 1 मीटर में बन रहा है, यहाँ 100 मीटर मतलब 99 बार और बन रहा है ना अलग अलग जगह पे, तो ये वाला कम स्ट्रांग होगा, ये वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो इसको बोल सकते हैं वीक फ्लक्स, और इसको स्ट्रॉन्ग फ्लक्स बोल सकते हैं क्या? बोलो। तो क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया? आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी से फ्लक्स बना लिया, जैसे करंट फ्लो करता है तो फ्लक्स बनता है, आएगा। ये क्लियर है? क्या ये फ्लक्स काम में ले लूं मैं मशीन में? ले सकता हूं या नहीं ले सकता? तो क्या कमी आ रही है? मतलब अभी तक डायग्राम देख लिया आपने परमानेंट मैग्नेट्स के साथ, तो इसको काम में ले सकते हो इस फ्लक्स को या नहीं ले सकते, पहले तो ये बताओ। नहीं ले सकते, क्यों? चेंजिंग नहीं, ऐसा तो नहीं, हम तो डीसी ले रहे हैं ना। वहां पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन थी, सीधी डायरेक्शन जा रही थी ना, याद है या नहीं है भाई? क्या हुआ, नींद आ रही है? तो फिर मशीन के अंदर डायरेक्शन ऐसे थी ना, नॉर्थ से लेकर साउथ तक फ्लक्स ऐसे जाता था। अब ये वाला आप प्लेस करोगे तो ये तो रोटेटिंग है, रोटेटिंग है ना, तो इसको कैसे मैच कराओगे वहां? नहीं होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अब दूसरा एक तरीका और है, नो, एक स्टील कोर लो, ठीक है, ये स्टील कोर ले ली। नाउ टेक 10 मीटर वायर, 20 मीटर, जितना भी आपको चाहिए, और इसके ऊपर वाइंड करना है। ये आपने वाइंड कर दिया, यहाँ पे आप एसी वोल्टेज दो, डीसी वोल्टेज दो, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं डीसी वोल्टेज। क्लियर है? सबको क्लियर है? इसको आप वोल्टेज भी बोलते हैं, कई बार एक्साइटेशन भी बोलते हैं, और वोल्टेज या एक्साइटेशन। करंट फ्लो करेगा, करेगा या नहीं करेगा? अगर वोल्टेज अप्लाई किया है तो करंट फ्लो करेगा। ये डायरेक्शन होगी क्या? बोलो, यही होगी। अब फ्लक्स बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। अगर करंट फ्लो कर रही है तो फ्लक्स बनेगा, और फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी? राइट हैंड थंब रूल लगाओ, फिंगर्स, नहीं ये ऐसे नहीं लगाना, ऐसे, ये जा रहा है ना। अगर मान लो जो ओरिएंटेशन में होता है वो फिंगर से रिप्रेजेंट करते हैं, फिलहाल ओरिएंटेशन में क्या है, करंट है, तो फिंगर से क्या रिप्रेजेंट होगा, करंट। तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिंगर आपने ऐसे प्लेस किया, ठीक है। अगर नीचे आता तो हम ऐसे प्लेस करते हैं। ये जो डायरेक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये करंट की अकॉर्डिंग रखनी, नीचे से ऊपर जा रहा है ना, प्लेस कर लिया। अब फोल्ड कर लो, अंगूठा आपका हम इधर है, तो इधर ही जाएगा या नहीं जाएगा? तो यहाँ पे फ्लक्स बनेगा या नहीं बनेगा? बोलो। तो क्या यहाँ से ऐसे फ्लक्स आएगा? बोलो। तो यस या नो तो बोला करो कि समझ में आ रहा है, जाएगा इसके अंदर। तो ये आपको फ्लक्स यहाँ पे मिल गया। क्लियर है? नाउ ये फ्लक्स इधर से ही कंप्लीट करता होगा, कंप्लीट करता है हमेशा बात, और फ्लक्स की डायरेक्शन ये वाली है।
ये क्लियर है। अब इसको कोई पोल का नाम दिया जा सकता है क्या? क्यों देंगे नॉर्थ पोल? क्योंकि नॉर्थ से हमेशा फ्लक्स बाहर जाता है, ये क्लियर है, हमें ये पता है कि नॉर्थ से हमेशा बाहर जाता है और इससे बाहर जा रहा है, तो क्यों ना अगर मैं इस वाले पोर्शन को एज ए नॉर्थ पोल यूज कर सकता हूँ। जो मशीन है हमारी उसमें एज ए नॉर्थ पोल इस वाले पोर्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इस वाले को करना होगा तो इधर से वो आ जाएगा, वो आगे देख लेंगे क्योंकि अलग अलग मैग्नेट्स अपने काम में लेंगे। क्लियर है। यहाँ से फ्लक्स ऐसे जाएगा। नाउ अब फ्लक्स जो होगा वो डिपेंड करेगा क्या कि आप कितना करंट भेज रहे हो इसके अंदर, उस चीज पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? जो आई है क्या करंट पे डिपेंड करेगा, क्या फ्लक्स करेगा? जितना ज्यादा आप करंट भेजोगे उतना ज्यादा फ्लक्स मिलेगा, ये सबको पता है। नाउ क्या नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करेगा? करेगा। करंट पे भी कर रहा है और नंबर ऑफ टर्न्स पे भी फ्लक्स डिपेंड कर रहा है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, और अगर करंट बढ़ रहा है तो भी फ्लक्स बढ़ेगा। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है एन एन नंबर ऑफ टर्न्स है और इनटू आई, इसको क्या बोलेंगे? एमएमएफ। एमएमएफ क्या? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। यही फ्लक्स देगा आपको। एन इंटू आई का जो कॉम्बिनेशन है यही आपको फ्लक्स देगा। जितना ये एन इंटू आई है मतलब एमएमएफ जितना आपको ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा आपको फ्लक्स देगा। नाउ एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन फ्लक्स नहीं है, एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन अगर ये बढ़ता है मतलब एमएमएफ बढ़ता है तो आपको फ्लक्स ज्यादा मिलेगा। ये क्लियर है। तो इनका क्या रिलेशन होगा एमएमएफ का फ्लक्स का, वो एक बार आगे और देख लेंगे। फिलहाल बस ये याद रखना, जब भी आप कोई कॉइल आपने ले ली, जैसे स्टील कोड ली थी आपने, वाइंड किया, वोल्टेज अप्लाई किया, करंट फ्लो हुआ, फ्लक्स बना, फ्लक्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई ये वाली। ये क्लियर है। Now, अब ये जो फ्लक्स आ रहा है ये एमएमएफ पे डिपेंड करेगा। एमएमएफ क्या है? एन इंटू आई। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो एमएमएफ बढ़ेगा, करंट बढ़ाओगे तो भी एमएमएफ बढ़ेगा। अब एमएमएफ से फ्लक्स बढ़ेगा, वो कैसे बढ़ेगा वो एक बार आगे जरूर देखेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर है। क्या ये वाला काम में ले सकते हो? उसमें ले सकते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन दे रहा है। ये वाला क्यों काम में नहीं लिया? ये डायरेक्शन नहीं दे रहा था हमें, सर्कुलर के अंदर फ्लक्स दे रहा था जो हम काम में नहीं लेना चाह रहे थे। ये डायरेक्शन देगा ना पर्टिकुलर। क्लियर है। नाउ ये वाले इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएंगे या नहीं? ये भी कहलाएगा, ये भी कहलाएगा, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट ही तो है, दोनों आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट है। नाउ अब मेरे को एक चीज बताओ, एसी काम में ले सकते हो क्या यहाँ पे? ये मत सोचो आपको डीसी मशीन में कांस्टेंट वो चाहिए, आपको डीसी फ्लक्स चाहिए या फिक्स फ्लक्स चाहिए। मेरे को बस इतना बताओ क्या यहाँ पे एसी काम में ले सकते हैं या नहीं? लेकर देखो एक बार, ऐसे थोड़ी पता चलेगा ले सकते हैं या नहीं। लेकर देखो, मतलब खुद से इमेजिन करो कि एसी में क्या होगा। तो क्या हुआ? ये वाला एसी करो तो अप्लाई, बताओ क्या होगा फर्क। अगर एक्साइटेशन जो है, अगर मैं एसी ले लूंगा तो क्या आएगा? एग्जाम में वो ये पूछेगा कि एक्साइटेशन बोलेगा, आपको ये नहीं बोलेगा फ्लक्स के अक्रॉस मैंने इतना वोल्टेज काम में लिया। वो बोलेगा डीसी मशीन के अंदर कौन सा एक्साइटेशन काम में आता है, डीसी आता है, एसी आता है, कौन सा आता है। तो एसी अप्लाई अगर मैं करता हूँ, एक्साइटेशन अगर मैं एसी लेता हूँ तो क्या होगा बताओ। रोटेट नहीं करेगा? क्यों? देखो एसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। ऐसे नो, अगर मान लो मैं इसकी जगह पे एसी लेता हूँ, इसको काट देते हैं, दिस इज एसी। पहली साइकिल आ रही है इसके अंदर, करंट जो है वो बढ़ता है, वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट तो आएगा, वोल्टेज का करंट का ऐसा ही आएगा ग्राफ। नो, करंट जीरो से स्टार्ट होके मैक्सिमम जा रहा है, फिर मैक्सिमम से जीरो आ रहा है, तो फ्लक्स बनेगा या नहीं बनेगा हाफ साइकिल में? ऑब्वियसली बनेगा। डायरेक्शन क्या होगी? जैसे ऐसे है, पहली साइकिल ये ले रहे हैं, यही आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट साइकिल के अंदर क्या ये वाला पोर्शन पॉजिटिव बनता है? उल्टा होता है नेक्स्ट साइकिल के अंदर, तो क्या करंट की डायरेक्शन चेंज होगी? करंट की डायरेक्शन चेंज होगी ना। तो इधर से नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो एक बार फ्लक्स बताओ किधर जाएगा? ऑब्वियसली ऐसे करके देख लो, उधर ही जाएगा। तो हाफ साइकिल जब आएगी उस टाइम पे तो
फ्लक्स की डायरेक्शन ये होगी और हाफ साइकिल में वो होगी। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा दोनों कैंसिल आउट कर लेंगे, तो दोनों कैंसिल आउट सेम टाइम पे आते तो करते, ये हाफ साइकिल के अंदर इधर जाएगा और हाफ साइकिल में इधर जाएगा, तो कैंसिल आउट नहीं करेगा, लेकिन 1 सेकंड के अंदर 50 बार इधर चला जाएगा और 50 बार फ्लक्स आपका इधर हो रहा होगा। मतलब फिक्स डायरेक्शन आपको नहीं देगा, और फिक्स डायरेक्शन नहीं देगा तो कर सकते हो, लेकिन आपकी जो मोटर मशीनरी है वो वर्क नहीं करेगी, क्योंकि हमें एक कांस्टेंट स्पीड पे हम निकालें ना, करंट्स वगैरह वो इतने ज्यादा चेंज हो जाएंगे कि कोई हद नहीं। ना आपकी मोटर रोटेट करेगी, जब आपको मोटर भी पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, वहां पे टॉर्क जनरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि फाई उल्टा सीधा करता है, वो आपस में कैंसिल आउट कर लेंगे, मोटर वाइब्रेट होने लग जाएंगी, वो सारे केस बनते हैं। तो एक्साइटेशन अगर आपने एसी ले लिया तो आपके जो पोल्स हैं वो फिक्स नहीं होंगे, फिक्स नहीं होंगे। ये क्लियर है, समझ में आ गया? तो डीसी एक्साइटेशन ही लेंगे हमेशा। अगर एक्साइटेशन की बात आ जाएगा तो क्या होगा, डीसी, चाहे वो कोई सी मशीन हो, सिंक्रोनस मशीन, एसी मशीन है, उसमें भी एक्साइटेशन कौन सा लेंगे, डीसी। वो जब पढ़ेंगे तो भी, तो एक्साइटेशन का नाम आ जाए तो कौन सा लेना है हमेशा, डीसी। ये एमएमएफ का ध्यान रखना है, एमएमएफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट उसी का पार्ट है। चलो एक चीज और बता दो, रुको एक मिनट, ट्रांसफार्मर जो है वो डीसी पे वर्क करता है क्या? क्यों फिर, ये तो यहाँ तो डीसी दे रहे हैं, ये फ्लक्स बनाने के लिए दे रहे हैं, फ्लक्स तो उसमें भी बनेगा डीसी के अंदर, लेकिन वहां कटिंग नहीं होती, इसलिए एसी काम में लिया जाता है, ठीक है। नाउ ट्रांसफार्मर को एक क्वेश्चन और आता है, अगर मान लो आप कनेक्ट करके रखोगे तो वो बर्न आउट हो जाएगा, डीसी से आप कनेक्ट रखोगे तो ट्रांसफार्मर थोड़ी ज्यादा देर कर लिया तो वो बर्न आउट हो जाएगा डीसी से। अगर ट्रांसफार्मर को आपने डीसी सप्लाई दे दिया तो बर्न आउट हो जाएगा, क्यों? आई स्क्वायर आर लॉस नहीं, और ये वाला बर्न आउट नहीं होता, क्योंकि ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस इतना कम होता है कि कोई हद नहीं। ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है जब डिजाइन होता है 100% एफिशिएंसी होती है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है ट्रांसफार्मर। तो जैसे मान लो ये आपका ट्रांसफार्मर है, क्वेश्चन आता है ट्रांसफार्मर बर्न आउट होगा या नहीं होगा, ये ध्यान रखना। आपने यहाँ पे डीसी वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है। अगर हम एसी करते हैं तो यहाँ से फ्लक्स बनता है और इधर से भी वोल्टेज इंड्यूस होगा, फिर इधर से भी एक फ्लक्स आता है, इधर से भी आता है ना, या फिर ऐसे एज्यूम करो कि इधर सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ भी तो होता है, इवन इंड्यूस होगा ना, इतना तो पता है, बाकी ट्रांसफॉर्मर डिटेल में देखेंगे तो वो समझ जाएंगे। तो यहाँ इवन होता है अगर एसी की बात कर रहे हैं, और यहाँ वी1, तो करंट जो जाती है वो जाती है वी1 माइनस ई1 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ई1 ऐसे ही तो जाता है, नेटवर्क के अंदर पढ़ा होगा, ये पॉजिटिव ऊपर की तरफ है, इसका भी पॉजिटिव ऊपर की तरफ है, तो वी1 माइनस ई अपॉन आर जाएगा ना करंट, इतना ही जाता है। अगर डीसी आपने ले लिया, ओनली डीसी, तो वी1 वोल्टेज आप ले रहे हो, यहाँ ई1 नहीं बनेगा, ये थोड़ी बनेगा, वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा, करंट कितना जाएगा, वी1 अपॉन आर, और रेजिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, तो करंट इतनी ज्यादा फ्लो करेगी कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग ही बर्न आउट हो जाएगी। क्लियर है या नहीं है? यहाँ बर्न आउट क्यों नहीं हो रहा? ट्रांसफार्मर बर्न आउट हो गया ना, यहाँ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका हम रेजिस्टेंस थोड़ा हाई देंगे, सिंपल कहानी है। ले लो, करंट को कम कर सकते हो ना, यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ तो लॉसेस हो जाएंगे, और ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क करेगा ही नहीं, तो उसकी कहानी को क्यों इंक्लूड करें कि रेजिस्टेंस बढ़ाएं हम? ट्रांसफार्मर वर्क भी नहीं करेगा, रेजिस्टेंस बढ़ा लोगे तो भी, तो बस रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं यहाँ पे। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना? कंफ्यूज मत होना कि ये भी स्टील कोर वाइंडिंग है, ये जल जाता है, ये नहीं जलता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बढ़ा लेते हैं, जबकि ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस नहीं होता है, बहुत माइनर होता है। क्लियर है ना? ये याद रख लेना, आगे और आएगा तो मैं बता दूंगा।
इस ये आई होता है एम्पियर में, नंबर ऑफ टर्न्स में, तो इसको एम्पियर टर्न्स भी बोलते हैं, एमएमएफ और एम्पियर टर्न्स। एमएमएफ और एम्पियर टर्न्स। किसी को ये डायरेक्शन नहीं समझ आया तो वो लिख लेना, थंब रूल से हमने लिया, राइट हैंड थंब रूल से ये डायरेक्शन ली है। जिनको नहीं याद रहे वो लिख लेना, राइट हैंड थंब रूल से ये फ्लक्स की डायरेक्शन हमने ली थी। ठीक है। और एक्साइटेशन ये मत लिखना एसी, एक्साइटेशन अगर एसी होगा तो आपके पोल्स चेंज होते रहेंगे, तो एक्साइटेशन हमेशा आपका डीसी ही रहने वाला है। एक्साइटेशन शुड बी डीसी। भूल जाओ तो ये लिख सकते हो, चाहे ये स्टील का है बना हुआ, बीच में जो स्ट्रक्चर है कोर जो है हमारी स्टील है। एम्पियर टर्न, एएमपी। एमएमएफ, मैग्नेटो मोटिव फोर्स, लिखोगे क्या? अभी बताता हूँ। तो ये याद रखना, एक्साइटेशन शुड बी डीसी वोल्टेज। कभी भी क्वेश्चन आ जाए एक्साइटेशन डीसी होगा या एसी होगा, और एग्जाम में क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि फ्लक्स के अक्रॉस मैंने वोल्टेज अप्लाई किया, डायरेक्टली बोलेगा एक्साइटेशन है। तो एक्साइटेशन से समझ जाना है आपको जो किस चीज की बात कर रहा है, फ्लक्स के अक्रॉस वोल्टेज की, जो फील्ड है आपकी उसके अक्रॉस। तो पॉइंट लिख लो, एक्साइटेशन शुड बी डीसी वोल्टेज, excitation should be DC voltage because by this poles will not change, because by this poles will not change, by this poles will not change. Next point लिख लो, if we use AC excitation, if we use AC excitation, then poles will change continuously. Change का मतलब समझ रहे हो ना, NS होना। If we use AC excitation, then poles will change continuously 100 times, ब्रैकेट में 50 बार नॉर्थ 50 बार साउथ आएगा ना। So AC excitation is not considered. So AC excitation is not considered. छूट गया क्या? So AC excitation should not consider. क्लियर है? AC excitation काम में नहीं लिया जाएगा, ओनली
डीसी एक्साइटेशन लिया जाएगा। ये क्लियर है? एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स है। नाउ रिलक्टेंस क्या होता है? और ये एमएमएफ क्या है? एमएमएफ फाई, इनमें क्या रिलेशन होता है? जैसे आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है ना, नो, ये क्या है? क्या मैं इसको ईएमएफ बोल सकता हूँ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या है आपका? रेजिस्टेंस है। नो, जब भी किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस ईएमएफ अप्लाई होता है तो क्या फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है। ठीक है। no. यहाँ पे आप डीसी वोल्टेज अप्लाई करोगे, एक्साइटेशन अगर आपको देना है तो डीसी अप्लाई करेंगे। दिस इज नॉट ए ट्रांसफॉर्मर। लग रहा है ट्रांसफॉर्मर जैसा, कोर है, रेजिस्टेंस मैंने ज्यादा लिया है। डीसी वोल्टेज तो ये बर्न आउट नहीं होगा, करंट इधर से ही फ्लो करेगा। ये होगी डायरेक्शन, बोलो तो फ्लक्स की डायरेक्शन बताओ। तुम्हें आती है देखनी या नहीं आती? कल नहीं आया था क्या तुम? ऐसे रखा फिंगर्स को, तो फोल्ड करके देखो, थंब किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर की तरफ। तो ऐसे करेगा ये फ्लक्स फ्लो, करेगा या नहीं करेगा? ये फ्लक्स है आपका, कौन सेंड कर रहा है इसको? एमएमएफ और एन इंटू आई। एमएमएफ ही तो सेंड कर रहा है, तो एमएमएफ मैं इधर लिख देता हूं, दिस इज एमएमएफ और एन इंटू आई। ठीक है। एमएमएफ सेंड कर रहा है फ्लक्स को, यहां कौन सेंड करता था? ईएमएफ सेंड करता था करंट को। तो इलेक्ट्रिकल और ये मैकेनिकल, ये दोनों सर्किट है, इनके कंपैरिजन देख लो। जो एमएमएफ है एन इंटू आई, वो क्या है? ईएमएफ है। ईएमएफ फोर्स करता है करंट को अगेंस्ट रेजिस्टेंस, करता है। उसी तरीके से एमएमएफ फोर्स करेगा फ्लक्स को अगेंस्ट रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या होता है? जैसे अगर मैं यहां पे ऐसा कर दूं, मैंने क्या किया? कट कर दिया। अब एक चीज बताओ, फ्लक्स जो है वो उतना ही फ्लो करेगा या कम करेगा? क्योंकि उसका जो मीडियम था वो तो कट हो गया, तो एक रिलक्टेंस क्रिएट हुआ है या नहीं? अपोजिशन आ रही है या नहीं आ रही? ये जो अपोजिशन है जो इसको कम करती है फ्लक्स को, वही क्या होगा? रिलक्टेंस। तो इसको क्या बोलेंगे? चल जा, चलो इधर लिख देते हैं। ये हो गया आपका रिलक्टेंस। क्लियर है? नाउ इधर ये बताओ, आई इक्वल टू क्या आता है? V अपॉन आर। क्लियर है? या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि E की जगह पे मैं लिख दूं EMF। लिख सकता हूं या नहीं? वोल्टेज EMF ही है। उसी तरीके से यहाँ क्या आएगा? फाई इक्वल टू, सेंड कौन कर रहा है, फोर्स कौन कर रहा है फ्लक्स को? MMF। तो यहाँ आ जाएगा MMF, और अपोज कौन करता है? रिलक्टेंस। तो जो आपके दिमाग में आ रहा था क्वेश्चन की MMF और फ्लक्स एक ही है क्या, जो रिलेशन करंट और इसके अंदर है ना EMF में, वही रिलेशन फ्लक्स और MMF में। अगर वोल्टेज बढ़ता है, करंट बढ़ता है सर्किट में, MMF बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा। ये क्लियर है? अपोज कौन करेगा? रिलक्टेंस।
अगर मान लो ये यहाँ से कनेक्टेड हो तो हो सकता है रिलक्टेंस। अब रिलक्टेंस ऐसा जरूरी है क्या, जैसे मान लो मैंने कनेक्ट कर दिया तो जीरो हो गया रिलक्टेंस, जैसे मैंने कनेक्ट कर दिया, ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, अब बताओ क्या रिलक्टेंस जीरो हो गया? नहीं हुआ। क्यों? जैसे हम एक नॉर्मल वायर लेते हैं, उसका भी रेजिस्टेंस होता है, हर चीज का रेजिस्टेंस होता है, तो वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होगा। अब रिलक्टेंस को कैसे कम करोगे? जैसे मान लो आप एक कंडक्टर ले रहे हो, आपको रेजिस्टेंस कम चाहिए, तो आप कैसा मटेरियल लोगे जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा हो, जो मतलब अच्छे से करंट को फ्लो करवा दे, वही लेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ मैग्नेटिक सर्किट के अंदर हम क्या प्रेफर करेंगे, जिसकी परमेबिलिटी अच्छी हो। परमेबिलिटी का मतलब जो फ्लक्स को ज्यादा पास करा दे, तो हम यही करेंगे। नो, 1827 के अंदर लगभग 7.5 HP की जो मोटर की साइज थी ना, मोटर की साइज, नाउ 2022 150 HP, सेम साइज। 1827 में जो मोटर की साइज थी, मतलब 7.5 HP की मोटर थी। HP तो समझते हो, मोटर HP के अंदर आती है, एक HP में लगभग 746 वाट होता है, ठीक है, वो आप यूनिट्स में कन्वर्जन वहां समझ जाओगे। फिलहाल ये याद रखो, लगभग पुराने जमाने में किसी में 1827 में 7.5 HP की जो साइज थी मोटर की, आज 150 HP की जो मशीन आ रही है, मोटर आ रही है, उसकी उतनी साइज है। तो मतलब हमने ऐसा क्या किया कि ये जो साइज है वो इतनी कम कर दी हमने। तो इमेजिन करो 7.5 HP की तो बहुत छोटी सी बना सकते हैं ना, साइजें रिड्यूस होती जा रही है। अब जैसे पुराने जो टीवी आते थे वो बड़े आते थे, चीजें कम हो रही है ना, तो ऐसा क्या कर रहे हैं हम, उसमें कौन रोल प्ले करता है? परमेबिलिटी। परमेबिलिटी अगर अच्छी होती है, जैसे किसी भी मटेरियल की आप परमेबिलिटी अच्छी लाओगे तो क्या होगा, फ्लक्स ज्यादा फ्लो करेगा या नहीं करेगा? इसका मीनिंग क्या, ऐसे बोल सकते हैं कि रिलक्टेंस कम हो रहा है, बोल सकते हैं क्या? रिलक्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। नाउ आपको फ्लक्स की रिक्वायरमेंट थी मान लो 100 वेबर, अब रिलक्टेंस कम हो गया, तो आप एमएमएफ को कम कर सकते हो या नहीं कर सकते? बोलो, अगर फ्लक्स की रिक्वायरमेंट जितनी थी, रिलक्टेंस कम हो गया, तो आपका कम कर सकते हो ना। जैसे अपोजिशन इन द सेंस, जैसे कोई दंगे वाले लोग आते हैं, पुलिस वाले फोर्स उनको रोकती है। अब अगर दंगे वाले कम हो गए तो फोर्स को भी तो कम किया जाता है कि ठीक है। नाउ अगर रिलक्टेंस कम हो रहा है तो आप एमएमएफ को कम कर दो, उतना ही मेंटेन रह जाएगा, वरना फ्लक्स ज्यादा जाएगा। अगर मान लो अपोजिशन कम हो गया, 10 वोल्ट का ये सोर्स लग रहा है, ठीक है, इधर 10 ओम था, करंट कितना जाएगा? 1 एम्पियर। नाउ अब अगर इसको कैंसिल करके मैंने 2 ओम कर दिया, रेजिस्टेंस आपका 2 ओम हो गया, तो करंट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? करंट को अगर 1 एम्पियर मेंटेन करना है तो इसको 2 वोल्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कोई फर्क नहीं आएगा ना। तो 2 वोल्ट ले सकते हैं, वोल्टेज को कम कर दिया। तो क्या मैं एमएमएफ को कम कर सकता हूँ, रिलक्टेंस कम हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, एमएमएफ को कम कर सकते हैं, परमेबिलिटी को बढ़ा के हम, रिलक्टेंस कम हो जाएगा तो हम एमएमएफ कम कर सकते हैं। एमएमएफ का मतलब एन इंटू आई, इधर लिखा हुआ नहीं, एन इंटू आई पता है किधर? अच्छा हाँ, एन इंटू आई, ठीक है। एन इंटू आई का मतलब या तो करंट या नंबर ऑफ टर्न्स, ये क्लियर है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम हो रहे हैं, इसका मीनिंग साइज कम हो रही है या नहीं हो रही मशीन की। तो इस चीज से आपकी जो मशीन है उसकी क्या होगी, साइज रिड्यूस होगी, इंक्रीज नहीं रिड्यूस, हाँ डिक्रीज, ठीक। और कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर जैसे मान लो आप साइज को रिड्यूस नहीं करना चाहो तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी? तो जो परमेबिलिटी है ये रोल प्ले कर रहा है बहुत बढ़िया वाला, जो साइजें कम होती जा रही है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगी आपकी, कैपेसिटी ऑफ मशीन विल इंक्रीज। क्लियर है? तो ये याद रखना कि परमेबिलिटी से आपकी रिलक्टेंस कम हो जाएगा, तो आप एमएमएफ को कम कर सकते हो, साइज रिड्यूस हो ही जाएगी आपकी, एंड देन कैपेसिटी ऑफ मशीन
बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो इसको नोट डाउन कर लो। यही था या पीछे वाला कर लिया था क्या? ये तो कर लिया था ना। ठीक है, इसको बना। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, वही चल रहा है, मतलब फ्लक्स के बीच में n इंटू आई आ गया था ना, एमएमएफ। तो एमएमएफ का ये वाला रिलेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये याद रखना। क्या? हाँ, पोल, जैसे कोई चीज उसमें आ गई थी ना n इंटू आई एमएमएफ, तो उसके बारे में यहाँ बता दिया। पोल नहीं है ये, एमएमएफ के बारे में, हाँ उसी के अंदर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या हुआ? ईएमएफ करंट को फोर्स करता है ना, उसी तरीके से एमएमएफ फ्लक्स को फोर्स करता है अगेंस्ट रिलक्टेंस, ये याद रखना। इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में कंपेयर, मतलब सेम सेम है दोनों लगभग। ऐसे बीच में करके थोड़ा ऐसे दिखा सकते हैं कि थोड़ा अपोजिशन टाइप, बाकी रिलक्टेंस पूरे में ही आएगा। ये तो आपको सबको क्लियर है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप के अंदर जैसे पढ़ते थे लम्प्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सब क्या होते हैं? दोपहर में ब्रेक के बाद उन लोगों को नींद ज्यादा आने लग जाती है क्या? कंटिन्यू कर लें? ठीक है, कंटिन्यू कर लेते। बस ये फॉर्मूला याद रखना, ये आता है डायरेक्ट आएगा आप लोगों के, कि फाई इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। याद रहेगा? रिलक्टेंस कैसे दिया रहता है ये आगे एक बार देख लेंगे, हो रहेगा। एमएमएफ नॉर्मल आपको एम्पियर टर्न्स में ही मिलेगा, इतना एम्पियर टर्न्स है एमएमएफ। ईएमएफ तो वोल्टेज है ना, वो किस में मिलेगा? वोल्टेज में। ईएमएफ तो वोल्टेज में आएगा। एम्पियर टर्न्स है एन इंटू आई, ये थोड़ा सा बड़ा लिख लेना, तुम तो ज्यादा ही छोटा बनाती हो। हमारी क्लास में था एक लड़का, वो क्या करता था, बहुत बड़े लिखता था, जैसे 5 क्वेश्चन आ रहे तो 3 में तो उसकी कॉपी भर जाती थी। फिर लास्ट जो 2 क्वेश्चन बचते, वो पिछले वाले जो व्हाइट पेपर आता था रफ वर्क का, उनके 3 हिस्से करता, फिर उनमें धीरे धीरे लिखता छोटा छोटा करके। तो एक बार एसएससी जेई के मेंस के अंदर वो इसीलिए रह गया था क्योंकि वो इतना बड़ा लिख रहा था, उसको हो ही नहीं पाया। रिलक्टेंस क्लियर हो गया? वैसे क्या होता है, अपोजिशन है फ्लक्स के लिए, जैसे करंट के अंदर रेजिस्टेंस के लिए होती है। ये वैल्यूज मत लिखना 10 12 ये वाली, ये थोड़ी लिखी है। हाँ, बस परमेबिलिटी जो है साइज में रोल प्ले करेगा बहुत। आप अच्छा से अच्छा मटेरियल लाओ, जैसे मटेरियल की डिस्कवरी चलती रहती है ना, डेली नया नया मटेरियल आता है। ट्रांसफार्मर में, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में यूएस नैनो मटेरियल्स काम में लेता है,
मतलब अपने पास तो अपन तो बहुत पीछे चल रहे हैं। क्लियर है ना? अब मेरे को एक चीज बताओ, पोल्स कैसे चेंज कर सकते हो? आपने एक पोल बना लिया ओरिएंटेशन करके, अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि मुझे पोल बदलना है, तो क्या करोगे? डीसी वोल्टेज की टर्मिनल की पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं? नो। ये कौन सा पोल होगा? ये कौन सा पोल है? साउथ या नॉर्थ? फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड होगी ना। तो इधर से जो फ्लक्स है, ये फेस है आपका, इधर से क्या आएगा? एंटर होगा ना। इधर से तो एंटर ही हो रहा है, तो एंटर हो रहा है यहाँ से, कौन से फ्लक्स एंटर होता है पोल में, तो क्या होता है? अगर अगर डायरेक्शन ये होगी तो ये क्या हो जाएगा? फ्लक्स की डायरेक्शन ये होगी तो ये कौन सा पोल हो जाएगा? साउथ। अब मुझे इसी पोल को नॉर्थ बनाना, तो क्या कर सकता हूं मैं? करंट की डायरेक्शन चेंज करके हो जाएगा। नाउ अगर करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं करूं तो? अगर आप करंट की डायरेक्शन को चेंज नहीं करोगे तो कैसे होगा? अब बताना। मैंने क्या किया है, ओरिएंटेशन बदल दिया। पहले ऊपर से ले रहा था, अब मैंने नीचे से ले लिया, यही किया है। अब फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं हो रही? तो ये कौन सा पोल बन गया? आप इधर जा रहा है फ्लक्स, तो ये कौन सा पोल बन गया? नॉर्थ पोल। तो ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप जिस तरीके से ओरिएंटेशन करते हो उसी तरीके से पोल्स बनेंगे। क्लियर है? तो पोल्स को चेंज करने के आपके पास में दो तरीके हैं, या तो आप वोल्टेज की पोलैरिटी को बदल दो, या फिर ओरिएंटेशन को बदल दो। ठीक है, तो यार इसमें लिख लो, या तो एक बार बना लो स्टार करके। नो, ये शेप क्यों काम में लेते हैं? एयर गैप, क्योंकि रोटर बीच में से गोल आता है ना, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम उसके साथ में टच के अंदर रहे फ्लक्स को। फ्लक्स अगर आप एयर ज्यादा ले लोगे बीच में, तो रिलक्टेंस बढ़ जाएगा। एयर बढ़ने का मतलब रिलक्टेंस बढ़ना, और रिलक्टेंस हमें कम से कम चाहिए। poles can be reversed by poles can be reversed by number one, poles can be reversed by number one, reversing excitation polarity, excitation polarity, एक्साइटेशन यानी जो अप्लाई एक्साइटेशन करते हैं ना वोल्टेज, रिवर्सिंग एक्साइटेशन पोलैरिटी। सेकंड, रिवर्सिंग रिवर्सिंग सेंस और ओरिएंटेशन। सेंस और ओरिएंटेशन, सेंस और ओरिएंटेशन ऑफ फील्ड वाइंडिंग, सेंस और ओरिएंटेशन ऑफ फील्ड वाइंडिंग।
तो जो हेटेरोपोलर बनाते हैं उसमें वाइंडिंग इसी हिसाब से करी जाती है, कनेक्शन चारों पोलों का एक से ही दिया जाता है। जैसे मान लो इस पोल को मैंने यहाँ से सप्लाई दे दी, इसका ये जो आउटपुट निकला था वो मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया इसके पॉजिटिव के साथ, तो करंट की डायरेक्शन तो ऐसे ही जाएगी। फिर इसका वाला आगे कनेक्ट कर दिया, तो सप्लाई एक ही दी जाती है, चारों पोलों के अंदर चली जाती है। ठीक है, वो मैं नहीं बना रहा सप्लाई। हाँ, हो गया क्या? नो। ये क्या है? होली है, ठीक है। नो, ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? क्या ये पोल का फेस है? फेस है ना, तो क्या मैं इसको पोल फेस बोल सकता हूँ? दिस इज पोल फेस। नाउ ये शेप कैसी है? आर्क के जैसी है क्या? आर्क जैसी है, तो इस शेप को कई बार पोल आर्क भी बोलते हैं। क्लियर है? पोल आर्क बोल देंगे, पोल आर्क। नाउ ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? शू के जैसा है, जूते जैसा, ये इसी के ऊपर टिका हुआ है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? पोल शू। और इसे पोल कोर। पोल कोर क्यों बोलेंगे? वाइंडिंग जहां होती है उसे क्या बोलते हैं? कोर। तो जो वाइंडिंग होगी वो इसके ऊपर होगी। ये क्लियर है? वाइंडिंग कहाँ होगी? कोर के ऊपर क्या करी जाएगी? ये वाइंडिंग है, ये आपकी वाइंडिंग हो गई। ये पोल कोर हो गया, ये पोल शू, पोल फेस और पोल आर्क। ये क्या है? ये लाइन है। ये लेमिनेशन है। लेमिनेशन क्यों कर रहे हैं? पोल में, पोल को भी लेमिनेट किया जाता है इस तरीके से। शेप दिख रही है, समझ रहे हो ना कैसे लेमिनेट किया जा रहा है? क्यों कर रहे हैं? एडी करंट से नहीं, ड्यू टू पल्सेशन लॉस। पल्सेशन लॉस क्या होता है? पल्सेशन लॉस आएगा जब आर्मेचर के बारे में एक बार पढ़ेंगे, तो उनके जो स्लॉट्स आते हैं ना, वो क्रिएट कर देते हैं पल्सेशन लॉस, मतलब टाइम वेरिंग फ्लक्स। अब ये स्टील की स्ट्रक्चर है, अगर टाइम इनवेरिंग फ्लक्स आ रहा है इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही टाइम वेरिंग फ्लक्स आ गया, इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, एडी करंट फ्लो ना स्टार्ट हो जाए। इस वजह से क्या करते हैं, हम इसको लेमिनेट करते हैं। ज्यादा बड़े लेमिनेशन नहीं आते, छोटे छोटे लेमिनेशन आएंगे। ये क्लियर है?
लेकिन रिड्यूस किसके लिए करते हैं? पल्सेशन लॉस को रिड्यूस करने के लिए। और पोल शू का क्या काम होता है? पोल कोड करता है वाइंडिंग को। पहली चीज तो ये सपोर्ट करता है पूरे को, हेलो बात नहीं। पोल शू जो है वो सपोर्ट करता है एक तो वाइंडिंग को, दूसरा फ्लक्स को स्प्रेड करता है। फ्लक्स अगर जैसे मान लो एक तो इतना सा होता है आपका पोल, तो एक सीधा फ्लक्स जाता है। अगर ये स्प्रेड है ना स्ट्रक्चर, तो ज्यादा से ज्यादा एरिया में जा सकता है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता? ये फ्लक्स के लिए बढ़ाता है। तो इसे बोलते हैं, ये वाले जो लेमिनेशन है, ज्यादा बड़ी लेमिनेशन नहीं होते, थिन लेमिनेशन है। लेमिनेशन क्यों करते हैं? टू रिड्यूस पल्सेशन लॉस। ठीक है, ये आपका पोल है बस। पिछली वाली कहानी एक एमएमएफ के बारे में थी। स्टील लेमिन ऐसे भी आएगा आपके, जैसे स्टील लेमिनेशन। इसका मीनिंग क्या होता है? पोल स्टील का है और वो लेमिनेशन है। पोल तो स्टील का है, ये पता है ना आपको। पोल को बस आयरन का मत काम में लेने लग जाना कि बोले छोटी मशीन में आयरन का पोल ले लें, क्योंकि परमेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्लक्स फ्लो एन इंटू आई बनाने के। ये वाइंडिंग पता है ना, फील्ड वाइंडिंग है ये। क्लियर है ना ये? चल लिख लेना भाई, ये भूल मत जाना। फील्ड वाइंडिंग। कुछ छोटी छोटी चीजें मिस मत कर देना, क्योंकि आपके क्वेश्चन छोटे छोटे ही बनेंगे। जैसे एमएमएफ क्या है, रिलक्टेंस क्या है, फ्लक्स क्या है, फॉर्मूला क्या है। ठीक है, एक्साइटेशन कौन सा काम में लेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन टाइप। ज्यादा मत बनाओ, चाहे दो बना लो कि लेमिनेशन, स्टील लेमिनेशन काम में लेंगे। रटना मत कहीं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। बस ये ध्यान रखो, ये फेस है तो पोल फेस, आर्क जैसी स्ट्रक्चर है तो पोल आर्क हो गया, ये जूते जैसा है तो पोल शू, और जिसके ऊपर वाइंडिंग करी जाती है वो पोल। क्लियर? क्या हुआ? हाँ कोई नहीं, वो समझ में आना चाहिए, उससे कोई मीनिंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। घर जाके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ये कर सकते हो। पूरे नोट्स लिख पाना आसान काम नहीं होगा। शॉर्ट नोट्स तुम लोग भी बना के रख सकते हो सारे। ये जो ऐसी वाइंडिंग आएगी उसको कंसंट्रेटेड वाइंडिंग बोलेंगे। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग बोलेंगे। ऐसी जो वाइंडिंग आएगी वो आगे चलो वाइंडिंग के टॉपिक में समझ जाओगे। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? एक ही जगह पे, तो ये एक ही जगह पे लपेटी हुई आती है। अच्छा ले मैं वो लिखा रहा हूँ, लिख लिया क्या? ये तो देखो, पोल शू सर्व्स टू पर्पस। पोल शू सर्व्स टू पर्पसेस। पोल शू सर्व्स, SERVES, सर्व्स टू पर्पसेस। क्या काम है इसके? पहला तो है इट शुड सपोर्ट द फील्ड कोइल। इट शुड, इट सपोर्ट, शुड नहीं, इट सपोर्ट फील्ड कोइल। सेकंड, it increases the cross sectional area, it increases the cross sectional area, cross sectional area
of magnetic circuit, cross sectional area of magnetic circuit, and reduces, it increases the cross sectional area of magnetic circuit and reduces its reluctance. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखो, स्टील लैमिनेशन ब्रैकेट में 0.5 से 1 mm थिकनेस, 1 mm, 0.5 to 1 mm, भाई ऐसे लिखो 0.5 to 1 mm, स्टील लैमिनेशन ब्रैकेट में 0.5 to 1 mm थिकनेस is used to reduce pulsation loss. To reduce pulsation loss. पल्सेशन लॉस क्या होगा वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। इसमें पहले वाले सर्किट तो उसमें ही थे, चलो कोई नहीं। तो आपके ये हो गया, एक बार दिखाना क्या क्या किया है। ये पोल वाला ही दिखा दो बस, अभी वाला। पोल में क्या क्या हो गया, दो टाइप के फंक्शन आ गए पोल के, मतलब क्या कैसे हो सकता है, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से बन सकता है, दूसरा परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट हम कम काम में लेंगे क्योंकि कंट्रोलेबिलिटी नहीं होती, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करवाया था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है वो बता दिया कि वीक किस में आएगा, स्ट्रॉन्ग किस में आएगा। तो उसमें याद रखने का कुछ नहीं, आपको पहले से ही पता होगा। वो काम में क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वो एक डायरेक्शन नहीं दे रहा, तो हमने स्टील कोर पे काम में लिया था। क्लियर है, तो स्टील कोर पे बस इतना ही याद रखना है, हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगा। स्टील कोर पे लेमिनेट करो, फ्लक्स बन जाएगा, और फ्लक्स कौन बनाएगा, एमएमएफ, N into I। क्लियर। नेक्स्ट क्या था, रिलक्टेंस के बारे में, और एमएमएफ का और फ्लक्स का रिलेशन पता चल गया। मैग्नेटिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कंपैरिजन हो गया ना, मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट का, मैकेनिकल नहीं मैग्नेटिक, ठीक है। देन नेक्स्ट ये वाला, यही है, वो तो ओरिएंटेशन का चेंज है। ओरिएंटेशन का याद रखना, ओरिएंटेशन का सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि ओरिएंटेशन हम क्या, ओरिएंटेशन नहीं, पोल्स कैसे चेंज करेंगे, या तो ओरिएंटेशन से या फिर एक्साइटेशन की पोलैरिटी बदल के, ठीक है। और इसके बारे में याद रख सकते हो, लॉस कौन सा होता है, पल्सेशन लॉस को बचाने के लिए स्टील लैमिनेशन काम में लेते हैं। क्लियर हो गया, बाकी एक बार कल देखेंगे। इनमें जो बड़े वाले सर्किट्स हैं उनको रटने मत लग जाना, वो समझाने के लिए ही है, मतलब आपका आधे एक घंटे में रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 घंटे घर पे लगा रहे हो थ्योरी पढ़ने में, वो गलत है।